हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कृतिका पाटनी है और आज मुझे ये बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं माता जी से आज वार्तालाप कर सकती हूँ। माता जी इच्छामी। माता जी, मेरा एक बहुत इंट्रीग्ड थी मैं, ये क्वेश्चन मुझे जो दिमाग में आ रहा था कि आप इतना पढ़े हैं, आप निर्मा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो आपको इजीली नेम फेम मनी जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में इम्पोर्टेंट, सब आपको अच्छे से मिल सकता था। तो माता जी, ये वैराग्य की भावना आप में एकदम से कैसे उत्पन्न हुई? ये क्वेश्चन लगभग हर व्यक्ति पूछता है और इसके पीछे एक रीज़न होता है। एक तो संयोग हो सकता है और एक होता है व्यक्ति का पुरुषार्थ। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी लाइफ में दो एम थे। फर्स्ट ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। वो इसलिए बनना था कि पापा के 3-4 मार्क्स कम आए थे, तो मुझे ऐसा था कि उनका ड्रीम फुलफ़िल करूंगी। और फिर मेरे मन में भी ऐसे छोटा बच्चा जो सोचता है उसने सोच लिया कि 3-4 मार्क्स उसके उनके कम आए थे, यदि मेरे भी कम आए तो मेरा क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि डॉक्टर होता है वो दुनिया का दूसरे नंबर का भगवान है। एक तो जो भगवान है वो भगवान है और दूसरे वो, तो फिर मेरा क्या होगा। तो मैंने सोचा कि या तो मैं डॉक्टर बन के लोगों की खूब सेवा करूँगी, पापा का ड्रीम फुलफ़िल करूँगी। वो नहीं बन पाऊँगी तो फिर मैं माता जी बनूँगी। यानी संसार का हाईएस्ट लेवल वो उस समय समझ में आता था। और फिर यदि वो पाथ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की ओर आए तो ये लेवल समझ में आता था। तो बचपन यानी बच्चे दिमाग ने वो सोच लिया था और फिर सोचते सोचते रोज़ भगवान के दर्शन करना और यही बोलना कि या तो डॉक्टर बनाना या डॉक्टर ना बन पाऊँ तो आपके रास्ते पे चलने की शक्ति देना। तो ऐसा रोज़ सोचती थी और सोचते सोचते जीवन बीतता गया, आगे बढ़ते गए। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर नहीं बन पाई, बट इट्स ओके। मन में वो चीज़ थी कि मुझे माताजी बनना है, बट डॉक्टर नहीं बन पाई। तो दूसरे स्टूडेंट्स को जैसे होता है कि डिप्रेशन में आना, कि उनको बहुत ख़राब फील होना, तो मेरी कंडीशन भी वही थी, क्योंकि मैं कोई उस समय बहुत स्पिरिचुअल अथवा कोई समझाने वाला अथवा कार्मिक फ़िलोसॉफ़ी ये सब मुझे नहीं समझ में आता था। जैसे नॉर्मल बच्चे होते वैसे ही थी। तो बहुत डिप्रेशन में आना अथवा अंदर से बहुत गिल्टी फील होती थी कि देखो मैं इतना भी पापा का नहीं कर पाई, जबकि मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, इट्स ओके, पर फिर भी मुझे बहुत फील होता था। फिर मन में एक बार शांति से सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, बट इट्स ओके, मैं इंजीनियर तो बन ही गई। और अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छे रैंक आ रहा था, सब था, पर मन में एक था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। फिर एक बार मन में आया कि अब माताजी तो बनना ही है। तो एक तो ये ड्रीम पहले से प्री डिसाइडेड था और दूसरा मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी अथवा अच्छी सिटी और सब कुछ मॉडर्निज़्म में रह कर के भी ये भाव मेरे इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहे कि मुझे जैनिज़्म पे फेथ बहुत था। इतना फेथ था कि जैनिज़्म इज़ ट्रू पाथ, आता जाता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बस फेथ था। और इस पाथ पे चलते तो मोक्ष मिलता है, तो कभी ना कभी इस पाथ पे तो आना ही है। तो अपन जब इस बार ड्रीम है ही तो मुझे करना है, चाहे कैसा भी हो। और स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास भी था और कुछ आगे भी बढ़ना था स्पिरिचुअलिटी में, और ड्रीम के अकॉर्डिंग वही था, तो फिर मैंने वो डिसाइडेड किया। ब्यूटिफुली सेड माता जी, बहुत बड़ी प्रेरणा है आप, ऑनेस्टली। माता जी, एक चीज़ और, जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम से आपके वो भाव उत्पन्न हुए, तो ये कैसे होता है? मतलब ऐसे एक सेकंड में होता है, जैसे बोलते हैं ना हमें वैराग्य आ गया, तो वो बस वो एक क्षणिक भर का होता है कि नहीं, मतलब हमें दुनियादारी से हमें नहीं चाहिए, हमें बस भगवान जी के मार्ग पे चलना है। तो इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट टू यू हाँ, ऑल्सो? यानी वैराग्य आने का टर्निंग पॉइंट बहुत क्षणिक होता है, पर उसको मेंटेन रखने के लिए सेल्फ एनालिसिस मस्ट है। व्यक्ति जितना आत्मचिंतन करता है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन अथवा जैनिज़्म के जो भी प्रिंसिपल्स है उसको सोचना कि उससे हमारी लाइफ में जो नहीं फॉलो कर रहे हो, जो फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, उन सब में क्या डिफरेंस आता है। जो कांस्टेंट थिंकिंग करता है तो फिर उसके वैराग्य, डिटैचमेंट पावर, ये सब स्टेबल रह सकता है। तो माता जी, जैसे आज आपको लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये पाथ पे, रेनन्सिएशन के पाथ पे चलना है,
तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक दिन आप ये सोच रहे हो, अगले दिन आप कुछ और सोच रहे हो कि नहीं ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको ऐसे कभी थॉट्स नहीं, आते थे? ऐसा थॉट मुझे आज तक नहीं आया कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, अथवा वो भी कर लेती ये भी कर लेती। जो वाइब्रेशन आता है थॉट्स में वो कभी नहीं रहा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, सिचुएशंस आ जाए, तो भी लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। और जो आज की जनरेशन की जो कंडीशन है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि चारित्र का मार्ग सिलेक्ट करके मैं बाल बाल बच गई, कि कितने सारे न्यूसेंस से मैं बच गई और आज एक अच्छे पाथ पर हूँ और खुद अच्छे जैनिज़्म को स्टडी कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर सकती हूँ। तो चारित्र का पाथ अपनाने के बाद कभी भी मुझे उस पर क्वेश्चन मार्क या डाउट या ये ना करती तो वो ही अच्छा था, ऐसा नहीं होता है। बहुत खूबसूरत बात है ये। तो माता जी, जैसे आप जैनिज्म को यूथ तक दुनिया में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ाएं, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहा वो चीज़ करने के लिए? ये मेरा गोल था, क्योंकि मैं भले अहमदाबाद सिटी में जन्म हुआ, बर्थ हुआ, बट वहाँ उस टाइम साधु कम आते थे, और कम आते थे इसलिए मुझे वैल्यू ज़्यादा थी शायद। तो कितना भी दूर हो, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में यदि माता जी रहे तो वैयावृत्ति करने कैसे भी करके टाइम अरेंज करके जाती थी। तो मुझे हमेशा ये रहता था कि जो नहीं मिला है उसकी वैल्यू है, और फिर वो मुझे मिल गया तो मुझे ऐसा था कि मुझे इसको करना ही है। और करने के पीछे दो एम थे कि पहले मैं दुनिया को बोले उसके पहले मैं खुद करूं। ऐसे मुझे मेरे सामने ऐसा प्रपोज़ल भी था कि आप दीदी बन के रहो, आपके लिए एक सेपरेट रूम रहेगा, आपको जो चाहिए वो कर लेना, आप यहाँ करके भी आप जैनिज़्म को स्प्रेड कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कम रिस्ट्रिक्शन है। बट मुझे ऐसा था कि पहले मैं फॉलो करूँ फिर दुनिया को कुछ कह सकती हूँ, तो इसलिए मुझे उसको वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड करने की मेरी पहले से ही भावना है। अब ये बात है कि मुझे कितने संयोग और ऐसे अच्छे श्रावक जैसे जैसे कांटेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि मैं कितना भी करना चाहूँ बट मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए कि मैं जैनिज़्म को उस लेवल तक स्प्रेड कर पाऊँ। बट पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री ने मुझे 2 बार फॉरेन भी भेजा था, तो मैंने वहाँ जाके भी जैनिज़्म को अपने लेवल तक स्प्रेड करने का ट्राई किया था। बट फिर भी अभी मुझे लगता है कि अभी इतने से कुछ नहीं होगा। अपने यदि हमने एजुकेशन किया है तो एजुकेशन का यूज़ जैनिज़्म के लिए होना चाहिए, और सिर्फ मैं ना करूँ, जितनी यंग जनरेशन है वो सब मिलके जैनिज़्म को वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड करे। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पूरी अपनी मेहनत करूँगी कि स्क्रिप्चर्स अथवा जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स को पूरे वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल, जैसे माता जी आप अभी कर ही रहे हैं, आपने इतनी सुंदर प्रदर्शनी, हम सबको इतना बड़ा मौका मिला है कि इसमें हम पार्टिसिपेट कर पाए, छोटा छोटा सहयोग कर पाए अपने अपने तरीके से। तो आप प्रदर्शनी का आइडिया माता जी आपको कैसे आया? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं घर में थी तो मुझे एक बार इसरो में मैं ट्रेनिंग करी है मैंने, निरमा की जो लास्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग जो कंपनी में करनी होती है वो मैंने इसरो में की थी। तो इसरो में एक साइंटिस्ट थे, तो मैं कुछ काम कर रही थी तो वो मेरे पीछे ऐसे आए अचानक, यानी वो ऐसे ही विज़िट कर रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो मैं उस समय उन्होंने मुझे जो काम दिया था वो मुझे नहीं आ रहा था, तो वहाँ नेट बहुत अच्छा चलता था, तो बच्चों की आदत होती है, तो मैंने जैनिज़्म की वेबसाइट बना रही थी कि वहाँ नेट बहुत अच्छा था स्पीड में, यानी 2006 की बात है। तो मैंने जैनिज़्म की एक वेबसाइट बनाई थी, तो मैं उस पर काम कर रही थी। अचानक सर पीछे आए, वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि रिद्धि व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं पहली बार में तो डर गई कि उन्होंने देख लिया कि मैं उनका इसरो का काम ना करके दूसरा कर रही। तो फिर मैंने ऑनेस्टली कह दिया कि आई एम मेकिंग वन वेबसाइट ऑफ ऑन जैनिज़्म। तो उन्होंने बोला कम टू माई कैबिन। तो मुझे डर लगा कि आज तो अपने वाट लगने वाली है। फिर उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ गई। उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ स्पेस अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म, व्हाट आर आइलैंड्स अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म। जैनिज़्म सेड आइलैंड्स आर फ्लैट, यानी अर्थ इज़ फ्लैट। तो वो मुझे पूछते गए, बट उस समय मुझे जैनिज़्म का जो जैन कॉस्मोलॉजी उसका कोई नॉलेज नहीं था। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि एक साइंटिस्ट जो जैनिज़्म के बारे में मुझे पूछ रहा है, अरे एज अ जैन मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो एक्चुअली उनको रिसर्च करना था, इसलिए वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये मुझे बता देगी, क्योंकि मैं वेबसाइट बना रही थी।
बट मुझे उस समय कुछ भी नहीं नॉलेज था, तो मेरे मन में वो बात खटक गई थी उस समय कि एज अ जैन मुझे नहीं पता है, और साइंस इससे बहुत अपोजिट होता है। और कोई साइंटिस्ट यदि जैन स्क्रिप्चर्स के बारे में जान रहा है तो उनके पास क्षयोक्षम अच्छा है, आईक्यू पावर अच्छा है, कल जाके वो साइंटिफिकली जैनिज़्म को प्रूव करके रख सकते हैं। बट जब हम ही एज अ जैन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो मेरे मन में थी, और दीक्षा के बाद भी मेरे मन में था कि मुझे जैन कॉस्मोलॉजी अच्छे से स्टडी करना है। बट वो अपॉर्चुनिटी मुझे 2020 यानी कोरोना के समय मिली, भरपूर टाइम मिला, तब मैंने इसको स्टडी किया। दिन रात 10-10 घंटे पढ़ती थी बहुत, और बाकी अपनी क्रियाओं के अलावा तो बहुत अच्छी स्टडी की। और फिर उस समय जब पर्युषण आए चातुर्मास के बीच में, तब मेरे मन में आया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हर समाज में हर व्यक्ति करता है, कुछ नया नहीं है, तो कुछ नया किया जाए। तो ये था कि जो मैंने पढ़ा है उसको 3D मॉडल्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है जब कोई चीज़ें होती नहीं है, तो फिर उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आज तक नहीं हुआ, कोई साधु नहीं कराते, बहुत सारी बातें रहती है। पर ठीक था, मेरे अंदर की वो था ही कि मुझे करना है, और मुझे ऐसे अच्छी समझ भी मिली, तो उसके फिर मैंने वहाँ स्टार्ट किया था। तो एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे प्रैक्टिकली बहुत पसंद है कि चीज़ें 3D विजुअल फॉर्म में आए तो सभी लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एटलीस्ट इस फॉर्म में तो लोग देखने आ ही जाएंगे, यदि हार्ड कॉपी के रूप में शास्त्र होंगे तो लोग टच नहीं करते हैं, बट इस फॉर्म में तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी एटलीस्ट वन टाइम विजिट करेगा, और उसका श्रद्धांजलि जनरेट होगा कि ये शास्त्र कैसे होंगे, अपने में भी ऐसा है, जैन मैथमेटिक्स है, जैन ज्योग्राफी है, जैन कॉस्मोलॉजी है, तो वो पढ़ेगा, उसका जैनिज़्म के प्रति अट्रैक्शन तो होगा ही। ये सोच के मैंने एकदम मॉडर्न वे में करना स्टार्ट किया। जैसे सब देख सकते हैं हमारी प्रदर्शनी काफ़ी खूबसूरत बनी है। तो माता जी आप जैसे सिर्फ कॉस्मोलॉजी में आपका इंटरेस्ट क्यों रहा? हाँ, एक्चुअली मुझे जैनिज़्म के हर एक अनुयोग में इंटरेस्ट है, बट ये बात मेरा तब से 2006 से माइंड में थी कि मुझे, हाँ, इसरो के एक्सपीरियंस से कि मुझे जैन कॉस्मोलॉजी पढ़ना है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, यूनिवर्स और ये वो, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। बाकी मुझे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ भी बहुत, इवन चारों अनुयोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी इस पर ज़्यादा स्टडी किया है। ये एक बार कंप्लीट होगा, फिर दूसरे टॉपिक को अथवा दूसरे अनुयोग को भी मैं कोई नए फॉर्म में करने का ट्राई बिल्कुल। तो करूँगी। माता जी जैसे आपने अभी तक कितनी प्रदर्शनियां कर चुके हैं आप? हाँ, यानी अभी जब से आचार्य के पास से जब अलग संघ हुआ तब से 4 साल, और ये 5वां साल है। तो एक बार मैंने क्षेत्र में चातुर्मास किया, तो उस टाइम नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ समाज नहीं होती, तो टोटल ये 4th टाइम हुआ। आपने कहाँ कहाँ की है वैसे प्रदर्शनी? हाँ, फर्स्ट एट देवेंद्र नगर, सेकेंड टाइम एट रानापुर, थर्ड टाइम एट खंडवा, एंड फोर्थ टाइम एट नागपुर। माता जी आप टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करते हैं आजकल, आप कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू या प्रवचन के थ्रू भी आप जो देते हैं वो यूट्यूब पे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हम लोग को। तो आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी इज़ अ बून और अ बेन? टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी का व्यक्ति यूज़ कैसा करता है उस पर डिपेंड करता है। यदि हम टेक्नोलॉजी है उससे हमारा काम बहुत फास्ट हो रहा है, और मिलियंस पीपल तक वो टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि हमारा प्रिंसिपल्स जैनिज़्म यदि स्प्रेड हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कोई गलत नहीं है। और एज एन इंजीनियर स्टूडेंट आई वॉज़ वेरी टेक्निकल, तो मुझे ये लगता है कि यदि हमने कुछ स्टडी किया है तो वो टेक्नोलॉजी यदि धार्मिक फील्ड में भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसकी मर्यादा को ब्रेक ना करते हुए टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करके जैन स्क्रिप्चर हुए अथवा प्रिंसिपल्स हुए, उसको टेक्निकली अथवा प्रवचन हुए, वो जाने ही चाहिए सबके पास, जिससे हर व्यक्ति घर में बैठ के भी उसको पढ़ सकता है। माता जी आप कुछ अपने मतलब आपका जो एक बार हम अगर दीक्षा ले लेते हैं तो उसके बाद लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो मुझे शायद लगता है बहुत कम लोगों को पता होता है कि बहुत कठिन होता है। पर आप लोग का इतना ज़्यादा इतना आप लोग मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हो कि आप लोग
बहुत खूबसूरती से वो पूरा पाथ निभाते जाते हो हंसते हंसते, जैसे आप। जब मैंने दीक्षा ली तब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। जैसे कोई दीदी बनता है 3-4 साल प्रैक्टिस करता है उसके बाद दीक्षा लेते हैं। मेरा 24 जून 2010 मेरा लास्ट वाइवा था और 4 जुलाई 2010 यानी विद इन 10 डेज़ मेरी दीक्षा हो गई थी। जस्ट आफ्टर 10 डेज़ दीक्षा हो गई थी। और तब मैं कभी कोई संघ में नहीं रही थी पहले कि इस तरह से चर्या की जाती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। एक इंजीनियर स्टूडेंट कैसे अपनी मस्ती में रहता है, एंजॉय करता है, ये करता है, वैसी ही थी मैं। जस्ट जब मेरी दीक्षा हुई तब मुझे आचार्य ने पूछा दीक्षा के एक दिन पहले कि आप केसलोच करोगे कि नहीं। यानी मैंने जीवन में कभी केसलोच देखा भी नहीं था कि केसलोच कैसे होता है। तो मैं क्षुल्लिका दीक्षा थी तो उनका कहना था कि आप ऐसे कट भी करवा सकते हो क्षुल्लिका दीक्षा में। तो मैंने बोला जब कल से सब कुछ नया ही होना है तो एक को क्यों छोड़ना, वो भी हो जाएगा। और अंदर से इतनी विशुद्धि थी, इतनी खुशी थी कि जैसे मुझे कोई डायमंड मिल गया हो। यानी कोई मुझे टेंशन नहीं था कि कल मेरा क्या होगा, कल से एकासन करना है, लाइफ टाइम करना है, पैदल चलना है, जबकि मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं थी और बॉडी भी बहुत सेंसिटिव है मेरी। पर फिर भी मुझे ये था, एक खुशी थी बस कि दीक्षा लेनी है और वो करना है मुझे। और जब दीक्षा ली तो मुझे रूटीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ। जैसे मेरे सीनियर माता जी यहाँ बैठे तो मैं बैठ जाती थी, उन्होंने जो किया वो करना मैं स्टार्ट करती थी। देख देख के सब सीखा और उस समय मुझे हर क्रिया करने में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि भले कुछ भी नहीं आता था फिर भी ऐसा होता था कि देखो यही अपन घर में होते तो क्या टाइम वेस्ट होता रहता है और यहाँ पल पल का क्षण क्षण का यूज़ हो रहा है, अपनी आत्मा के लिए यूज़ हो रहा है। तो बहुत विशुद्धि थी, बहुत लिखती थी, बहुत साइलेंट रहती थी और एक एक क्षण को ऐसे अंदर से एंजॉय करती थी कि कितना। एवन एक कायोत्सर्ग भी करती थी तो बहुत खुशी रहती थी अंदर से कि देखो एक कायोत्सर्ग भी यहाँ करते हैं अपन, कितना अच्छा है। तो पूरी क्रियाएं करते करते मुझे ऐसा लगता था कि एक प्लेनेट से उठा करके दूसरे प्लेनेट पे किसी ने रख दिया, क्योंकि सडनली पूरी लाइफस्टाइल चेंज हुई थी। जैसे भोज आहार से लेके एवरीथिंग सब कुछ चेंज हुआ था। गर्मी ठंडी जो मैंने कभी सहन नहीं की थी वो अचानक सब सहन करना और सब स्टार्ट हुआ था। पर अंदर की खुशी ये थी कि मैं सही बात पे आ गई और मैं इतने अच्छे से आ गई। मुझे खुद के साहस पर भी खुशी थी कि मैंने जीवन में पहली बार मैं इतना साहस कर सकती हूँ और वो मैंने किया था। तो उसकी खुशी के कारण प्रॉब्लम नहीं लगती थी। प्रॉब्लम्स तो बहुत थी क्योंकि ना मुझे मच्छर को सहन करने की आदत थी, ना गर्मी, ना इतने सारे लोग। घर में अपना पर्सनल रूम होता है, अपनी पढ़ाई, अपनी बुक, अपना टेबल उतना ही होता है। यहाँ मैं जिस संघ में थी वहाँ पे 50-60 साधु एक साथ रहते थे, तो इतने सारे लोगों के बीच में रहना। बट मुझे उस समय उनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं अपने में मस्त थी, अपनी खुशी में मस्त थी और मोस्टली आचार्य का आशीर्वाद और वात्सल्य बहुत था। तो प्रॉब्लम्स तो माता जी आप अगर शेयर करना चाहे तो जैसे जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस पाथ पे चलना है, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन बोलेंगे या खुशी, एक्सप्रेशन क्या था? वो एज अ पेरेंट्स सभी लोग मना ही करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक तो फर्स्ट उनका अटैचमेंट बहुत होता है, दूसरा उनको डर लगता है कि वापस ना आ जाए। तो दो चीज़ें होती है और तीसरा कि ये पाथ बहुत टफेस्ट है। तो ये तीन चीज़ों के कारण पेरेंट्स मना ही करते हैं। बट मेरा पुण्य थोड़ा अच्छा समझूं कि प्रीवियस यानी इसके पहले के वो में मैंने अच्छे पुण्य किए होंगे, अथवा मेरी जो बचपन से भगवान को एप्लीकेशन लगाने की आदत थी रोज़ कि मुझे आपके पाथ पे चलने की शक्ति देना। तो बचपन से जो रोज़ प्रेयर की तो प्रेयर का पावर समझो अथवा प्रेयर का आउटपुट समझो कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको बोला तो सबने अच्छे से बैठा के समझा दिया कि ये तेरे बस की नहीं है, तेरे से 2 मिनट भी ये पंखे के बिना रहा नहीं जाता अथवा एसी के बिना नहीं रहा जाता, ये सब तू नहीं कर सकती। सबने अच्छे से समझा दिया, मैंने सबकी सुनी, सबने पूरे नेगेटिव पॉइंट्स मेरे सामने रख दिए। बट मैंने इधर से सुना, हाँ हाँ किया और खड़ी हो गई। जब मैंने सीरियसली उस बात को रखा तो सब लोगों को बहुत शौक लगा और सब लोगों को लगा कि ये ऐसे ही बोल रही है, सब ने अवॉइड कर दी मेरी बात। जब तीसरी बार मैंने बोला तो पुण्य रहा कि अथवा मैं अच्छी भगवान को प्रेयर करके गई थी कि आज आप सब काम व्यवस्थित करा देना मेरा। तो भगवान मेरी सुनते भी अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। तो भगवान को प्रेयर की, घर जाके मम्मी को बोला तो उन्होंने बोला कि टफ़ तो है
पर मैंने बोला देखो तुम्हें कहीं ना कहीं तो भेजना ही है, या तो शादी कराओगे या फिर, तो उससे अच्छा है मुझे जो अच्छा लगता है वो करने दो, मैं कोई गलत बात तो सिलेक्ट कर नहीं रही हूँ। तो मम्मी बोला ठीक है बट थोड़े दिन प्रैक्टिस कर कि तुमसे जम रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला प्रैक्टिस मेरे से मत करवा, क्योंकि वो प्रैक्टिस में दीदी बनना पड़ता है, और दीदी बन के सुबह से शाम तक सब काम अपने हाथ से करने होते, और मुझे काम करने की आदत नहीं थी। जस्ट बुक्स पकड़ो, पढ़ो, लिखो, यानी स्टडी टेबल टू डाइनिंग टेबल टू स्कूटी, बैक टू पवेलियन, बस वही 3-4 चीज़ों में अपनी ज़िंदगी होती थी। तो काम तो अपने से होता नहीं था। तो मैंने बोला दीदी बन के तो मैं, और ऐसा इतने सारे लोग, और फिर दीदी बन के वो कपड़े धोना, फिर ये करना वो करना, तो मैंने दीक्षा, यानी मैं उस बात पे जा रही हूँ तो मेरा टाइम बचना चाहिए। मैं जिस मोटिव से जा रही हूँ वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेवा करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर मैं सेवा ही करती रहूँगी, मेरा खुद के लिए मुझे टाइम वहाँ नहीं मिलेगा। और मुझे अल्टीमेटली दीदी बनने के बाद भी दीक्षा ही लेनी है, तो फिर दीदी बनने में बीच में टाइम वेस्ट करना, और जो काम मैंने यहाँ नहीं किए हैं मैं वहाँ जाके क्यों करूँ? जब मुझे यहाँ टाइम वेस्ट लगता है तो वहाँ जाके क्यों टाइम वेस्ट करूँ? तो मैंने बोला वो काम में मत फंसा, जो करना है वो करने दे। तो बोले ठीक है, पापा से पूछते हैं। फिर पुण्य रहा, मैंने बोला नहीं, क्योंकि सीधा बोलो तो काम बिगड़ेगा। आचार्य के पास ले गई, और आचार्य के पास उनके सामने ही बोला, क्योंकि उनकी वर्गणाएँ काम करती है, तो उनके सामने पापा मना नहीं कर पाए। उन्होंने बोला ठीक है, और आचार्य ने भी अच्छे से बोल दिया। और पुण्य ये रहा कि आचार्य भी मुझे इतना नहीं जानते थे कुछ भी, पर कुछ होगा और उनको जो भी लगा हो, मैंने भी ये सोच लिया कि जब आचार्य मुझे दीक्षा देने के लिए रेडी है तो मैं कर पाऊँगी, ज़्यादा क्यों सोचना, करना है तो करना है, आज नहीं तो कल। तो फिर धीरे धीरे सब सेटअप हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इस बात पे आचार्य भी हमेशा खुश रहते थे कि माता जी का पुण्य बहुत विशेष था कि इतनी जल्दी परमिशन किसी के घर से इसीलिए मैंने नहीं आपसे आई ये थी। सवाल किया कि तो माता जी मुझे एक डाउट आता था हमेशा से कि आप जैसे पढ़ाते हैं, आप प्रवचन देते हैं, तो खड़े होके क्यों नहीं दे सकते, हमेशा बैठ के क्यों देना होता है? यानी ये एक मर्यादा के तौर पर कि सभी साधु व्यवस्थित बैठ कर के प्रवचन देते हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ है, अब जैसे एग्जीबिशन है, तो अब इतना बड़ा मॉडल है 6, 7, 8 फीट का, अब वो चीज़ें ऊपर की चीज़ें समझा नहीं है, तो मैं बैठ के कितना भी ट्राई करूँ वो नहीं समझा सकती। तो फिर इस पर्पज़ से यदि खड़े होके भी समझा दिया तो इतना कोई, यानी मोटिव इंटेंस देखा जाता है। और मेनली जो जैन साधु समाज है उसमें नॉर्मली प्रवचन करने की हैबिट रहती है, तो हर एक साधु बैठ के ही प्रवचन करता है, पर जब ऐसी कोई चीज़ें समझानी होती है तो वो बैठ के समझाना बहुत टफ हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा वही एक रीज़न संकोच होता रहता है। और आप क्या सोच, जैसे आपका दिमाग में से क्या आता है कि कैसे आप जैनिज्म को स्प्रेड करेंगे पूरे विश्व में, सबसे मेजर प्लान आपका वो उस पर क्या है? जैनिज़्म को स्प्रेड करने का तो ये आता है कि यूथ कनेक्ट होना चाहिए। जब यूथ कनेक्ट होगा तो उनके पास लॉजिक है, उनका आईक्यू पावर अच्छा है, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो जब यूथ कनेक्ट होता है कोई भी साधु के साथ, तो फिर हम जो भी अपने प्रिंसिपल्स है उसको टेक्निकली और विथ लॉजिक, और फिर यूथ का एक स्पिरिट भी होता है, उसके थ्रू मैं वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड कर सकती हूँ। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि यूथ कनेक्ट हो, और उससे बेनिफिट यूथ का भी ये है कि उनका टाइम भी जो हो सकता है कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो बहुत प्रॉपर यूज़ होगा उनका भी, और उनके थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो जैनिज़्म बहुत स्पीडली स्प्रेड हो सकता है। और तीसरा वो ये हो जाता है कि उनका लॉजिक और उनका जो स्पिरिट होता है उससे बहुत आगे तक हम स्प्रेड कर सकते और हैं। माता जी जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे हमेशा से एक ये डाउट आता था दिमाग में कि मेरा काम होता है आर्ग्यू करना कोर्ट में जाके, हमें कभी कभी उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, तो अगर हम इस तरीके से झूठ बोलते हैं तो क्या हमें पाप लगता है? यानी झूठ बोलना, बट हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो सामने वाला सही है तो, यानी सामने वाला जिसका केस आप लड़ रहे हो वो व्यक्ति सही में सही है, और आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे तरीके यूज़ करना पड़ता है एज अ प्रोफेशन, इट्स ओके,
बट जैनिज़्म तो यही कहेगा कि नहीं माता जी, करना आप यूथ को स्पेशली, आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैंने खुद ने पर्सनली आने के बाद आपके यूट्यूब पे डेफिनेटली इंटरव्यूज़, वीडियोस, प्रवचन सुने हैं। आप यूथ के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो और जैनिज़्म की तरफ बढ़े और प्रचार में भी सहयोग दे? राइट, ये बहुत नेसेसरी है। यूथ तो कनेक्ट होना ही चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट जैनिज़्म से पहले जो व्यक्ति कनेक्ट होता है उसका होता है कि टाइम तो सबके पास 24 आवर्स ही है। दिन भर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं, अथवा अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हैं। पर यदि जैनिज़्म अथवा स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी रहती है। तो स्पिरिचुअलिटी यदि लाइफ में रहेगी तो वो खुद खुश रहेंगे और कभी भी वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। वो हैप्पीनेस उनको मिलेगी और उनसे जैनिज़्म को ये बेनिफिट होगा कि वो स्प्रेड करने में हमको हेल्प करेंगे। क्योंकि दिन के यदि वो 1-2 घंटा भी जैनिज़्म के लिए उनकी लिस्ट में है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो उससे शासन को लाभ होगा और शासन के थ्रू उनको बेनिफिट होगा। तो यूथ को मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ करो, पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब सक्सेस करो, पर उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को रखो, जिससे बहुत ऊंचे उठने के बाद जब अपने आप को संभालने की बात आए तो हम नीचे ना गिरे। एक और एक वो सवाल तभी मुझे हो आ सकता रहा है है जब कि spirituality होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क होता है? यस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में बहुत फ़र्क है। रिलीजन यानी एक धर्म और स्पिरिचुअलिटी कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी हर एक व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति अपने कॉन्शियस की सुने, कॉन्शियस ने जो कहा उसको फॉलो करे, और कॉन्शियस हमेशा हमको सही राह ही दिखाती है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म की, क्या बोलते हैं, धर्म का नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी हर एक व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है और हर एक को जीवन में उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो स्पिरिचुअलिटी टॉप पर ही होनी चाहिए।